नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की, जहां हम बात करते हैं उन विषयों की जिन पर बात करना ज़रूरी है, बार बार बात करना ज़रूरी है और उन पर पर्याप्त बात नहीं हो रही है। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और गार्डियन से जुड़े हुए पत्रकार आकाश हसन। आकाश, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के चुनाव की। कश्मीर में धारा 370 हटने और सूबे का विशेष दर्जा रद्द होने के बाद में पहली बार चुनाव हो रहा है। 5 लोकसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इस हफ्ते की शुरुआत में श्रीनगर में मतदान हुआ, जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि 1996 के बाद ये सर्वाधिक मतदान था। आने वाले 20 मई और 25 मई को बाकी की 2 सीटों पर भी मतदान होना है। आकाश, मेरा पहला सवाल आपसे है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2019 के बाद बहुत लंबा समय एक लॉकडाउन में गुजरा है कश्मीरियों का। आप कश्मीर से आते हैं, आपने वो स्थितियां देखी हैं। आज जब चुनाव हो रहे हैं या जब चुनाव की बात होती है, तो क्या अंतर आप देख पाते हैं 2019 से आज के बीच में? देखिए कश्मीर 2019 के बाद एक बदली हुई जगह है इन द सेंस के लोगों ने एक तो लॉकडाउन ही नहीं, वहाँ पे बहुत ही सप्रेशन सहा है इस टाइम में। आपको बिल्कुल भी बात करने की इजाज़त नहीं है, कोई भी क्रिटिकल चीज़ बोलने की इजाज़त नहीं है। और ये बेसिक लोग जिस तरीके से ह्यूमन साइकी होती है वो डिग्निटी पावर के लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से इलेक्शन एक वाहिद वो टाइम है इस 2019 से लेकर के अभी तक लोकसभा इलेक्शन जहाँ पे कश्मीरियों ने बाहर रोड पे आके असेंबल हुए और फिर कुछ बात कर पाए। तो मेरे ख्याल से कश्मीर के लोग ये एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है 2019 से, और इलेक्शन तो असेंबली वाले उससे पहले हुए हैं, वो सब फ्रस्ट्रेशन जो भी परेशानियां हैं, लॉकडाउन 2019 का, उसके बाद कोविड की क्राइसिस, और उसके बाद जो लगातार कश्मीर में आपको बात करने की इजाज़त नहीं है। आपके अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप कुछ भी छोटी सी चीज़ करते हो और आप बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आपको निकाला जाता है, और उसके बाद आपको कोई सुनवाई नहीं है। आपकी अगर बेसिक इश्यूज़ है उसमें कोई सुन नहीं रहा है। आई थिंक ये वही जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंगर है नई दिल्ली की तरफ, और जो उन्हें 2019 का फैसला किया बिना किसी से पूछे हुए, ये उसी का नतीजा है कि लोग बाहर आ रहे हैं इतने बड़े नंबर में, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। कश्मीरियों का ये हिस्टोरिकली रहा है कि वो डिसेंट अपना दिखाते हैं किसी ना किसी तरीके से, और 2019 से बिल्कुल कोई भी तरीका नहीं है, कम्प्लीटली चोक हुआ है। जी, सिद्धार्थ, मैं आपसे बात करूंगी। आप धारा 370 जब हटाई गई थी, उसके बाद आप कश्मीर गए थे, आपने कश्मीरियों से बात की थी। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जब बहुत सारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं, हमारे खुद के रिपोर्टर्स, हमारी खुद की टीम वहाँ गई है, लोगों से बात करी है, आप क्या फ़र्क पाते हैं कि उस वक्त जो ज़मीनी हालात थे और आज की जो स्थिति है, उसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? और कितना आपको लगता है कि कश्मीर का चुनाव ज़रूरी है कश्मीरियों के लिए? चुनाव ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सवाल उठता है कि चुनाव का मतलब क्या है, और जो जो चुन के जो नुमाइंदे आने वाले हैं लोकसभा में, और अब जो है एक तरह से अमित शाह साहब का वायदा भी है पार्लियामेंट में कि स्टेट का दर्जा और फिर चुनाव, असेंबली चुनाव वगैरह भी होंगे। सवाल ये उठता है कि जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके हक क्या होंगे, उनके पावर्स क्या होंगे। लेकिन मैं एक और बात उठाना चाहूँगा कि 2019 में जब मैं गया, ठीक धारा 370 हटने के बाद डर का माहौल था, और बहुत सारे लोग ज़ाहिर कि वो बात नहीं करना चाह रहे थे। जिन्होंने बात करने मतलब जिन्होंने ठीक समझा बात करने के लिए, उन्होंने बात कही कि देखिए 370 था या नहीं था, हम अपने आप को एक तरह से कैदी तो नहीं, लेकिन हम अपने आप को मजबूर समझते थे कि हमारे पूरी तरह से जो हम अपने प्रदेश में करना चाहते हैं, हमको वो फ्रीडम नहीं है। और यहाँ पे दमन होता है, अत्याचार होता है, बहुत सारे लोगों को डिसअपियर किया गया है, टॉर्चर हुआ है, बहुत सारे लोगों को मारा गया है। तो एक लंबे अरसे से जो सिचुएशन चला रहा है, वहाँ पे कश्मीरी सबसे ज़्यादा चाहता है कि भाई जस्टिस हो, रूल ऑफ लॉ कायम हो, और जो डिग्निटी मिलनी चाहिए कश्मीरियों को वो मिलनी चाहिए। उनकी नज़रों में 370 के दौरान, ख़ास तौर पे पिछले 30 साल से जो जिस तरह से चल रहा है, वो उस सिचुएशन में भी खुश नहीं थे। लेकिन अब जो हटा है, जब मैं गया था तो उनको बहुत डर था कि भाई आने वाले दिनों में सिचुएशन और ख़राब होगा।
और लगभग जो है जिस तरह से आकाश जी बता रहे हैं और हम भी जा चुके हैं, हमारे और साथी जा चुके हैं, कि पिछले 3 साल में अब 5 साल होने को हैं, पिछले 5 साल में जो भी बची कुची आज़ादियाँ थी पहले, वहाँ पे कम से कम अखबार थोड़े इंडिपेंडेंट किस्म के निकलते थे, वेबसाइट्स होते थे, वो सब बंद हो गए। कश्मीरी पत्रकारों को यूएपीए के तहत 2 या 3 साथियों को लंबा जो है अरसा काटना पड़ा। पीएसए के तहत लोगों को बंद किया जा रहा है। और अगर आपको गिरफ्तार ना भी किया जाए, अगर आप पत्रकार हैं और आपने कोई ऐसा रिपोर्ट किसी फॉरेन प्रेस के लिए या किसी नेशनल प्रेस के लिए, क्योंकि कश्मीर के प्रेस तो ना के बराबर हो गया है, मतलब उनके मेन पेजेस पे सियासी सवालों के अलावा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर पे जो है वो ऑपेड छपते हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ आज़ादी क्या है। लेकिन जो सहाफ़ी, जो पत्रकार रिपोर्ट भेजते हैं द वायर के लिए, स्क्रोल, कैरामैन, गार्डियन, अलग अलग जो अखबार हैं आउटसाइड ऑफ कश्मीर, अगर उनका रिपोर्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है तो पुलिस थाने में उनको बुलाया जाता है कि भाई ये रिपोर्ट क्यों फाइल किया। पूरा दिन उनको वहाँ रखा जाता है। अगर वो नहीं है तो उनके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, किसी के फादर को पिकअप करके बिठा दिया, ये सब प्रेशर डालने के लिए, बिल्कुल। और तो ये जो मेरी नज़रों में ये जो चुनाव है, मतलब कश्मीरियों के सामने 2 रास्ते थे। एक तो बहिष्कार का रास्ता, जो पिछले 30 साल से कमोवेश जो है ये इस रास्ता को अपनाया गया। बॉयकॉट कॉल रहे हैं, ख़ासतौर पे लोकसभा इलेक्शन के लिए लोग काफ़ी भारी मात्रा में बॉयकॉट करते थे। बंदूक का भी दबाव था, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की भावनाएं भी उसमें इन्वॉल्व थीं। तो लोगों के सामने आज भी वो एक विकल्प था कि आप इसको बॉयकॉट करें। श्रीनगर में 60% के आसपास लोगों ने वोट नहीं दिया, जो अगर आप बाकी भारत की तुलना में देखें तो बहुत लो टर्नआउट है। मतलब यहाँ पे 65% लो माना जा रहा है कुछ प्रदेशों में, जैसे यूपी वगैरह में। वहाँ तो 40% तो चलो कश्मीर मतलब लास्ट रिसेंट हिस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन लोगों ने ये तय किया कि अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी से करीब जो पार्टीज़ हैं, जो नुमाइंदे हैं, अगर वो जीत जाएं तो ये सिचुएशन हमारे लिए और ख़राब हो जाएगा। इसलिए शायद उन्होंने तय कर लिया कि हम वोट देंगे और हम कोशिश करेंगे उन नुमाइंदों को जुटाने के लिए जो कम से कम आज के सिचुएशन में न्यू दिल्ली की मुखालफत कर रहे हैं, के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना है। जी, पर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि लोग जब श्रीनगर का ये मत प्रतिशत बाहर आया तो उनका कहना था कि ये ऐसा नहीं है कि ये उनके फैसले के क्रिटिकल हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत बात कही और उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि उन लोगों ने हमारे निर्णय को, जो धारा 370 हटाने का था, उसको बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो पत्रकारों ने वहाँ पे मतदाताओं से जो बातें की, बहुत सारे लोगों ने बात करने से इनकार किया, डर का माहौल इतना है। लेकिन जिन्होंने बूथ से निकलने के बाद या बूथ तक जाने के लिए जब पत्रकारों से बात किया, तो वो लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हम नाराज़ हैं दिल्ली के इस फैसले से, लेकिन हम वोट इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपनी नाराज़गी को एक तरह ये एक्सप्रेस कर पाएँ, राइट? तो ये कहना कि 370 के पक्ष में ही लोग वोट, ये तो जो टेस्टिमनी है इसके खिलाफ जाता है। लेकिन और बड़ी बात, शाह साहब का कहना है कि ये टर्नआउट फिगर इतना ऊंचा है और ये 96 के बाद सबसे ज़्यादा जो है टर्नआउट फिगर है। इस पर मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले कि चुनाव जो है लोकसभा के 96 से पहले भी हुए कश्मीर में। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री बुक देख लें, 52, 57 वगैरह जो इलेक्शंस हुए उसमें टर्नआउट इससे कम तो नहीं हुआ। उस ज़माने में भी 370 लागू था। तो अगर 370 ही इतनी बड़ी समस्या थी तो लोग पहले क्यों वोट देते थे? और दूसरी बात कि असेंबली इलेक्शन में आप देख लें कि वोटिंग परसेंटेज कितना होता है। पिछले 2 या 3 इलेक्शंस को ही देख लें, 60-70% के आसपास जो असेंबली इलेक्शन का टर्नआउट था। इसका मतलब कि 370 उस किस्म का बाधा नहीं था जो आप उसको बना रहे हैं। आपने सियासी वजहों से हटाया, आपके कुछ और इरादे हैं, कुछ और आपके दिमाग में सोचता, लेकिन ये कहना कि ये आवश्यक था, ज़रूरी था सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, ये तो सिचुएशन खुद बता रहा है कि वहाँ पे नॉर्मल नहीं है। 5 साल के बाद भी आप सूबा का दर्जा दे नहीं पा रहे हैं। 5 साल के बाद भी आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन आप कब कर सकते हो। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स है वहाँ पे, चाहे श्रीनगर में हो या बारामूला में हो, दोनों सीट्स पे, इनफैक्ट अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह रहा है कि आर्टिकल 370 हटाया गया, अच्छी बात हुई। हर कोई कैंडिडेट, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कंसिस्टेंटली ये बात कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद
नई दिल्ली ने जो भी यहाँ पे सप्रेशन किया, जिस तरीके से लोगों को आज़ादी नहीं है बात करने की, कोई सुन नहीं रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली इसी बात पे बात हो रही है कि हम पार्लियामेंट में जाके इसी पे बात करेंगे। इनफैक्ट जो आपके अपनी पार्टी है, जो एक नई पार्टी बनी 370 हटने के बाद, या सजाद लोन, जिनको दोनों को देखा जा रहा है कि वो ट्रेडिशनल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी है या पीडीपी है, उनके अगेंस्ट लड़ रही है, वो भी बिल्कुल आर्टिकल 370 पे और पोस्ट अगस्त 2019 की पोजीशन पे दे आर वेरी क्लियर कि ये मंजूर नहीं है लोगों को, ये हमें भी मंजूर नहीं है। और अगर वोटर टर्नआउट निकल रहा है तो वो इसलिए निकल रहा है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे बात कर रही है कि जो 2019 में हुआ वो कश्मीरियों को मंजूर नहीं है, और वो ये सब वोट उसके अगेंस्ट जा रहा है। और आई थिंक बीजेपी ने वहाँ पे एक ये पॉलिटिकली बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया। देखिए, बीजेपी ने तीनों कश्मीर की सीट्स पे कोई कैंडिडेट फील्ड नहीं मेरा किया। अगला सवाल वही है कि उन्होंने कोई उतारा नहीं, और जब भी वो लोग पार्टीज की बात करें, उनके क्रिटिसिज्म में अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और डीपीएपी नहीं है कहीं भी, जिस वजह से उन्हें कहा जा रहा है कि ये भाजपा की प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, या इनके जो ये पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं। आप जो बात कह रहे हैं, मैं उसी पर आ रही हूँ कि क्यों ये भाजपा का फैसला जो है, हमें लगता है कि ये डर से नहीं है, क्योंकि अभी जब अमेठी में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से मना किया तो सबसे पहला शिगुफा ये था कि वो डर के भाग रहे हैं। तो जब हम कश्मीर की तस्वीर में देखते हैं कि भाजपा वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रत्याशी नहीं उतार रही है, तो क्या वही बात हम यहाँ देख सकते हैं कि वो भी डर रही है वहां उतरने से? मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ से बहुत ही सोचा समझा डिसीजन था कश्मीर की तीनों सीटों पे कैंडिडेट्स नहीं उतारना। उसका रीज़न ये है कि अगर वो कैंडिडेट्स वहाँ पे उतारते, देखिए वो नहीं जीतते, इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं जीतते। और बीजेपी ने ये सोचा है, जो वहाँ की चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो या लोकल लीडरशिप हो, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम, जो कि वो हारने वाले थे, इलेक्शंस हार जाएंगे, तो मैसेज ये जाएगा कि वोट आर्टिकल 370 हटाने के डिसीजन के खिलाफ मिला। मतलब कि मैसेज ये जाएगा, बिकॉज सभी पार्टीज ये कहती कि आप हार गए इलेक्शन, इसका मतलब है आपका जो डिसीजन था उसके खिलाफ है वोट है। सो उन्होंने वो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया, डायरेक्टली अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे और बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सोचा समझा डिसीजन था। सोचा समझा भी है, लेकिन आपका सवाल दुरुस्त है, ये डर भी है। क्योंकि अमित शाह ने शायद एक इंटरव्यू में, आई थिंक टू निस्तुल्लाह हेब्बार ऑफ हिंदू, कि आपने कैंडिडेट्स खड़े क्यों नहीं किए, तो उनका कहना था कि भाई बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है वैली में कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो जब तक हम लोगों की कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाते तब तक हम नहीं चाहते कि हम चुनाव में उतरें। पर कॉन्फिडेंस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे चुनाव ही वही बता तो। पाएगा। और अगर टर्नआउट के आधार पे आप कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग हमारे फैसले से खुश हैं, इसका मतलब कि आप पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस आप जीत चुके हैं, तो लेकिन आपने फिर कैंडिडेट खड़े क्यों नहीं किया? और दूसरी बात कि जिन प्रॉक्सीज को भी आपने आगे बढ़ाया, किंग्स पार्टी वाले, अपनी पार्टी, और इन लोगों को जिनको उन नज़रों से देखा जा रहा है कि भाई ये बीजेपी के प्रॉक्सीज, जैसे आपने कहा, ऐसा क्यों है कि उनमें से भी कोई ऐसा नुमाइंदा या कैंडिडेट प्रत्याशी नहीं है जो खुल के, जैसे आकाश जी बोल रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि भाई जो वाह जो अमित शाह और मोदी ने किया बहुत बढ़िया किया, और अब जो है जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है। तो मेरी समझ में अगर एनसीपीडीपी और जो मतलब ये कैंडिडेट्स अगर हार भी जाएं, और अगर अपनी पार्टी या सज्जाद लोन जैसे लोग जीत भी जाएं, ये भी जो है मतलब बीजेपी कहेगा कि देखिए पीडीपी एनसी हार गए, लेकिन जीत भी इस आधार पे हुआ है कि जो जीत के आएंगे वो भी आर्टिकल 370 को हटाने की आलोचना कर रहे हैं। तो लेकिन प्रोपेगेंडा तो रहेगा, मतलब अमित शाह साहब का और बीजेपी का, लेकिन हकीकत कुछ और दर्शा रहा है। जी, जब वो कहते हैं कि नहीं हमारे जो हम कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने एक जिस इंटरव्यू की आप बात करें उसी में ये भी कहा कि हम वहाँ पर वहाँ हम तैयार कर रहे हैं, अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। तो संगठन तैयार करने के लिए क्या 2019 से 2024 तक का वक्त नाकाफी था? क्या अगर आपको लगता है कि आप अपने फैसले को लेकर कॉन्फिडेंट थे, उसके खिलाफ में अगर उनके पास में इतना लगता है कि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, तो कैंडिडेट उतारना शायद उसी चीज़ की तस्दीक कर सकता था वहाँ पर? मीनाक्षी जी, मैं चुनाव और सियासत से आगे एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि दरअसल में ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये नासमझ सरकार है। ये इनको जम्मू कश्मीर के हकीकत के बारे में ज़रा सी भी समझ नहीं है। अगर समझ होती तो उनको पता चलता, ये लोग जान लेते कि 370, मतलब अगर आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो 370 जो है ना
कोई बाधा नहीं था। 300 और कश्मीर के लोग भी खुद कहते थे कि भाई 370 था, इसके बावजूद जो है इतने सारे हिंदुस्तान के कानून, इतने सारे जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है सबको लागू किया गया। तो ये कहना कि 370 कोई बहुत बड़ा बाधा था, ये अपने में गलत है। लेकिन बीजेपी अपने एक सियासी सोच, एक विचारधारात्मक सोच, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारा जो इंटीग्रेशन प्रोसेस गलत है, और तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि उसमें मार खाएं, क्योंकि अब जो उन्होंने फैसला ले लिया है, 370 हटा लिया है, लेकिन वो खुद देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत नहीं बदल रहा। आपने जो ज़मीन खरीदने के कानून बदल दिए, लेकिन असुरक्षा का माहौल है। कोई भी बेवकूफ़ जो है हिंदुस्तान के किसी और इलाके से वहाँ पे थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये केंद्रीय सरकार जो है सिचुएशन काबू में नहीं है और सिचुएशन अनसेटल्ड है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस फैसले से नाखुश हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ जाके घर बसाइएगा, वहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे, कोई नहीं कर रहा है। तो निवेश के जो बड़े बड़े ऐलान हुए थे 2019-20 के बाद, कितने प्रोजेक्ट ज़मीन पे लागू किए गए। तो ये मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की इनकॉम्पिटेंस को भी दर्शा रहा है। मतलब अगर हम मॉरल इशू से हट के कॉम्पिटेंस की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जी, आते हैं, बात करते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की। ये लोग एक अलायंस में साथ आ सकते थे, पर जो सिचुएशन वहाँ पर बनी है, महबूबा मुफ्ती भी उतरी हैं खुद चुनाव में, उमर अब्दुल्ला अलग लड़ रहे हैं। क्या ये जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं जो बाकी जो प्रॉक्सीज जिनकी बात हम करें, क्या उन्हें फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं, या इनका सपोर्ट अभी भी बना हुआ है ज़मीन पर? आकाश, आप बताइए। देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, ये पीएजीडी का पार्ट थे दोनों, जो आर्टिकल 370 बनाने के बाद बनाया गया एक अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन में। लेकिन और दोनों इंडिया अलायंस के पार्ट है, लेकिन वहाँ पे कश्मीर में ये एक साथ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का सपोर्ट है, वो इंडिया अलायंस का पार्ट है। मुझे लगता है कि पीडीपी बेसिकली नेगोशिएट नहीं कर पाई सीट शेयरिंग एग्रीमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उसमें ये हुआ कि पीडीपी आर्टिकल 370 हटने के बाद उस पार्टी में बहुत बदलाव आ गया है, तो बहुत प्रेशर फेस कर रहे हैं। देखिए, पीडीपी बीजेपी का पार्ट थी, अलायंस में थी जब उनकी सरकार थी पहले, और आर्टिकल 370 हटने के बाद उनकी पार्टी की इमेज बहुत हिट हुई थी, और उसमें से जो ज़्यादातर लीडर है निकल गए बाहर। इनफैक्ट जो ये नई पार्टीज़ बनी है, खासकर अपनी पार्टी, उसकी लीडरशिप अल्ताफ़ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ है, उससे लेकर के बाकी भी पीडीपी से ही निकले बाहर। तो मुझे लगता है कि पीडीपी जो है वो ज़्यादा सीट्स मांग रही थी इलेक्शन में, वो 2 से ज़्यादा सीट्स पे या 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ना चाहती थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पिछले इलेक्शन में स्ट्रॉन्गर थी और इस टाइम भी उनका बेटर पोजीशन है, वो इस पर एग्री नहीं कर रहे थे। मसला ये है, पीडीपी को ये एग्जिस्टेंशियल इशू था। अगर पीडीपी इस टाइम एक ही सीट से इलेक्शन लड़ती, जो कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस पे एग्री किया था, तो जो उनकी ट्रेडिशनल बेस है साउथ कश्मीर की, उसमें उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, और वो पार्टी पे सवाल उठ रहा था कि अब कहाँ जाएंगे। और जो डिलिमिटेशन होने के बाद कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो नेचर चेंज हुआ है, तो उसमें श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साउथ कश्मीर के कुछ पार्ट्स है, और अनंतनाग जो साउथ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें पीर पंजाल के उस साइड रजौरी पुंछ का एरिया ऐड किया गया है। तो आई थिंक पीडीपी इसमें ये बेसिकली अलायंस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पीडीपी बाहर निकली। उनकी पार्टी पे सवाल था कि वो इलेक्शन कैसे लड़े, उनकी पार्टी का एग्जिस्टेंशियल मसला था। और मेरे ख्याल से ये तो डेफिनेटली जो अपनी पार्टी है या दूसरी बाकी पार्टीज जिनको प्रॉक्सी की तरह देखा जा रहा है, उनको हेल्प करेगी। और इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी थोड़ा सा वोट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों इंडिया अलायंस का पार्ट है, दोनों में ही कंपटीशन है साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली, और पीर पंजाल अनंतनाग वाली सीट में, श्रीनगर और पीर पंजाल अनंतनाग वाली सीट में। तो दोनों का जीतना मेरे ख्याल से लार्जली इफेक्ट नहीं करेगा पूरे जो पॉलिटिकल सिनारियो पे। जी, कश्मीर की चर्चा को लेकर मेरा आखिरी सवाल सिद्धार्थ आपसे है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस की संवैधानिकता पर सवाल उठे थे, ये सही है, गलत है, नहीं है, पर जो जैसे उन्होंने बताया कि साउथ कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है जोड़ा गया, पीर पंजाल क्षेत्र का अनंतनाग रजौरी सीट में आया, ये क्या इससे कुछ भी जो इलेक्टोरल है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? पड़ सकता है, और शायद यही वजह है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक अवैज्ञानिक तरीके से
ये डिलिमिटेशन किया। मतलब कि सारी दुनिया में जो बाउंड्रीज बनती हैं चुनाव के हवाले से, वो एक ज्योग्राफिकल लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पे ज्योग्राफिकल लॉजिक को उलट फेर के जो है अनंतनाग राजौरी सीट क्रिएट किया गया, जिसकी वजह शायद यही थी कि पीडीपी को आप किस तरह से कमज़ोर कराएं, क्योंकि पीडीपी का पकड़ पीर पंजाल साइड में इतना नहीं है। ये मान के जो है बीजेपी ने शायद डिलिमिटेशन कमीशन, और मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक पॉलिटिकल तरीके से अपना काम किया है, साइंटिफिक तरीका नहीं है। और अगर आप दूसरे प्रदेशों में भी देखें, जैसे असम में डिलिमिटेशन हुआ है, वहाँ पे भी अवैज्ञानिक तरीके से, जो अंग्रेजी में लफ्ज़ होता है जरीमैंडरिंग, कि आपने एक ऐसा नक्शा बना दिया जिससे आपके फ़ायदे में वोट्स, मतलब आपके सीट ज़्यादा बढ़ेंगे और जो ऑपोजिशन है उनके सीट्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये और अगर सारे देश में अब डिलिमिटेशन इसी तरीके से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को अभी तक जितने खतरे हम झेल रहे हैं, और भी खतरों का सामना हमको करना पड़ेगा। श्रीनगर से और कश्मीर से हम आते हैं दिल्ली के चुनाव पर। केजरीवाल जी पिछले हफ्ते वापस आ गए हैं जेल से। दिल्ली में 25 तारीख को मतदान होना है, 7 सीटें भाजपा के पास थीं। हमारा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है कि क्या, जैसे पिछली बार 7 सीटें भाजपा के पास गई, तब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी दल अलग अलग लड़ रहे थे। इस बार क्या खास तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में होने का फ़ायदा कुछ अलायंस को मिलने वाला है? क्या केजरीवाल दिल्ली की जो सीटें हैं उन पर कोई चुनौती दे सकते हैं भाजपा को? सिद्धार्थ, आप। अगर हम सिर्फ गणित के आधार पे सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, तो 2019 में गठबंधन इंडिया वाली बनती भी, उसके बावजूद बीजेपी वो सातों के साथ ले लेती, क्योंकि वोट परसेंटेज हर सीट में 50% से ज़्यादा था। लेकिन 2019 का जो चुनाव था वो एक तरह से एक अनयूजुअल इलेक्शन था, क्योंकि वहाँ पे पुलवामा और बालाकोट का फैक्टर उत्तरी भारत में ख़ास तौर पे और दिल्ली में इसका बहुत इम्पैक्ट जो है था। 2014 में अगर आप देखें, इंडिया अलायंस अगर लड़ती उस टाइम, तो 7 में से 7 बीजेपी नहीं ले पाती। बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पे कांग्रेस और आप का जो वोट शेयर है वो बीजेपी के वोट शेयर से ज़्यादा था। मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है ये 2014 के चुनाव से मिलता जुलता है, ये एज फार एज द मैथमेटिकल फैक्टर्स गो। इसलिए आंकड़ों के बेसिस पे, मैथ्स के बेसिस पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन, ये बीजेपी को 3 या 4 या उससे अधिक सीटों पे हरा सकता है। इसके अलावा केजरीवाल का निकलना, मतलब केजरीवाल का जेल जाना और फिर केजरीवाल का छूटना, और जिस तरह से बीजेपी, अब देखिए कल वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो हम सब मानते हैं कि एजेंसी है, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन वो कोर्ट जाते हैं ये कहने के लिए कि जी देखो केजरीवाल कैंपेनिंग में क्या बोल रहे हैं। जी, जबकि इसकी इजाज़त कोर्ट ने दी थी कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव में देखिए, चुनाव प्रचार में लोग, पीपल से ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, उनका अपना ओपिनियन है, और इसी बात को कोर्ट ने दोहराया। इसके बावजूद, मतलब कोर्ट ने दोहराया, हालांकि एक दिन पहले अमित शाह ने कोर्ट पे हमला किया। अब अमित शाह का बयान क्या था कि केजरीवाल का जो है बेल मिलना ये अनयूजुअल फैसला था। उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया कोर्ट पे कि कोई फेवर किया गया आम आदमी पार्टी को। इसके बावजूद कोर्ट ने अपने फैसले पे, वो कायम रहे अपने फैसले पे, और ईडी की बात नहीं मानी। तो कहने का मतलब कि बीजेपी को झटका तो लग रहा है, और उनको वो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं, चांदनी चौक का ले लीजिए, या ईस्ट दिल्ली का जहाँ कन्हैया, नॉर्थ ईस्ट जहाँ कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, इवन न्यू दिल्ली, आई वुड से बहुत सारे ऐसे सीट्स में, उदित राज का जो सीट है आउटर दिल्ली में, यहाँ टक्कर अच्छी चल रही है। और जो क्लीन स्वीप बीजेपी उम्मीद कर रही थी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो नज़र नहीं आ रहा है। बात अगर हम इंडिया अलायंस की स्थिति की करें, आकाश, आप बहुत सारे हिस्सों में गए, आप गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आप इंडिया अलायंस की स्थिति अगर ज़मीन पर देखते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए, मैं रिसेंटली अमेठी से वापस आया, और अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी ने कैंपेनिंग स्टार्ट की है, और प्रियंका गांधी वहाँ बहुत टाइम से है। ग्राउंड पे एक शिफ्ट है, जो 2019 में या 14 में एक वेव चली थी, मोदी जी की वेव थी, वो नहीं दिख रही है ज़मीन पे। और लोगों में अल्टीमेटली, देखिए, मैंने लोगों से बात की उत्तर प्रदेश में, और जो राम मंदिर या ऐसे इश्यूज़ है वो लोग नहीं दोहरा रहे हैं, उन पे वोट बहुत मेजॉरिटी से नहीं दे रहे हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं रायबरेली की बात करूं या अमेठी की बात करूं, जो कांग्रेस बेस्टियंस रहे हैं, लोग वापस आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि
जो इन 10 सालों में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और लोग अल्टीमेटली इन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिस तरीके से राहुल गांधी इन चीज़ों में बार बार बात कर रहे हैं और इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं या प्रोमिस कर रहे हैं, लोगों में वो कहीं ना कहीं एक इको हो रहा है और लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों महाराष्ट्र में भी लोग नाराज़ है इस वजह से भी, जो पार्टीज़ लोकल पार्टीज़ थी, शिवसेना या एनसीपी, उनके सपोर्टर्स भी बहुत नाराज़ है कि किस तरीके से वो बीजेपी को देखते हैं एक पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रीजनल पार्टीज़ में वो एक डर है लोगों को कि रीजनल आइडेंटिटीज़ को हमसे लिया जा रहा है। तो इंडिया अलायंस स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा है ग्राउंड पे, और देयर इज़ दिस एब्सेंस ऑफ जो मोदी वेव है वो नहीं है। और इवन जो मोदी या बीजेपी के सपोर्टर्स है, उनमें वो एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, आप बीजेपी के सपोर्टर है, आप शायद उनको वोट करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ठीक है, वो 10 साल से उनकी सरकार आ ही रही है तो फिर से आ जाएगी, और एक्साइटमेंट नहीं होने की वजह से वो वोट नहीं कर रहे हैं। उसके कंपैरिजन में जो अलायंस का सपोर्ट बेस है वो बढ़ गया है, और वो वोटर्स नंबर उनका बहुत इंक्रीज़ हुआ है, और लोग क्लियरली बता रहे हैं कि ठीक है, आप रिलीजन बेस पे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बगैर डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे बीजेपी से लोग बहुत नाराज़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है ग्राउंड पे। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बेटर करेगा उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी, in comparison to what they have done in last elections. सर्टनली मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं, इंडिया अलायंस सरप्राइज करने जा रहा है दोनों जगह पे। जी, हम बात करें अगर वापस दिल्ली की, तो दिल्ली में स्टेटहुड का वादा कर रहे हैं केजरीवाल, जो उन्होंने 10 गारंटियां दी हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इनके पास क्लीन स्वीप मिले और इंडिया अलायंस की सरकार बन सके, और फिर दिल्ली के स्टेटहुड का सवाल भी सियासी जो हलचल है उसमें एक नया मोड़ ले ले? जी, इंडिया अलायंस अगर कमिट कर रहा है और इंडिया अलायंस की अगर सरकार बन जाती है, तो मेरा मानना है कि ये आम आदमी पार्टी इस पे प्रेस करेगा, और क्योंकि मिलीजुली सरकार होगी तो कांग्रेस पार्टी का जो इंस्टिंक्ट है कि भाई दिल्ली को जैसा है वैसे छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी शायद प्रिवेल नहीं कर पाएगी। लेकिन आखिरी बात मैं रखना चाहूँगा जाने से पहले कि मोदी के पक्ष में वेव नहीं है, ये तो साफ जाहिर है, लेकिन कितना बड़ा वेव है मोदी के खिलाफ या इंडिया पार्टी के पक्ष में, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मतलब वो वेव का माहौल उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। सवाल ये उठता है फिर कि संगठन आपका कितना मजबूत है, और यहाँ पे अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया के बहुत सारे ऐसे इंडिया अलायंस के जो पार्टीज़ हैं वो कार्यकर्ताओं के पार्टी कम है और पदाधिकारियों के पार्टी ज़्यादा है। मतलब हर कोई जो है अपने आप को पदाधिकारी समझता है। तो ज़मीन पे घूमने वाला, ज़मीन पे प्रचार करने वाला, वोटरों को निकालना, पोलिंग डे पे उनको बूथ तक पहुंचाना, जो बूथ मैनेजमेंट जो है बीजेपी कर लेता है बहुत काफ़ी सफलता से। क्या इंडिया अलायंस के पार्टीज अभी तक कर रहे हैं पिछले 4 फेज़ में, आने वाले 3 फेज़ में कर पाएंगे? और क्या टर्नआउट कम होने की वजह ये भी है कि बीजेपी के साइड से भी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा एक कमजोरी नजर आ रही है, शायद आरएसएस पूरी तरह से जम के नहीं लड़ रहा है मोदी के लिए, पता नहीं, ये सब स्पेकुलेशन किया जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे सिद्धार्थ ने कहा, एक कांस्टेंट फैक्टर है जो लोग सवाल करते हैं कि इंडिया अलायंस में सपोर्ट करने के बावजूद लीडरशिप पे सवाल उठ रहे हैं कि अल्टीमेटली लीडर कौन होगा, किस तरीके का अलायंस होगा अगर सरकार बनाए। जी, वो सवाल कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और अमेठी या रायबरेली जैसे एरियाज में वोटर्स के साथ बात करने के बाद एक सवाल कर रहे हैं कि ठीक है, जो वो अभी भी कांग्रेस रिकॉल कर रही है पॉलिसीज़ या डेवलपमेंटल चीज़ें उनने की, वो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के टाइम पे कर रही है। मुझे लगता है कि गांधीज़ का, बोथ राहुल या सोनिया जी का कनेक्ट नहीं रहा है उस तरीके से रायबरेली में भी, अमेठी में भी। और लोग इस बात का बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि देखिए, अगर ये इस एरिया को बेस्टर्न समझते हैं, यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट होने के बाद इनको ग्राउंड से कनेक्ट रखना ज़रूरी होगा। और अगर ये फिर उसी तरीके से चलेंगे तो लोगों में वो अभी भी काइंड ऑफ एक तरीके का गुस्सा है कि, और एक थोड़ा सा खुश नहीं है इस सब से। सो मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी जो लीडरशिप क्लियर नहीं है, और जो गांधीज़ का, पर्टिकुलरली राहुल गांधी का कनेक्ट थोड़ा सा कम रहा है ग्राउंड से, वो फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि इंडिया अलायंस बेहतर कर सकता है अपने पिछले परफॉर्मेंस से, पर भाजपा से कितना बेहतर होता है ये समय ही बताएगा। आप दोनों इस कार्यक्रम से जुड़े, आपका शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।